लेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हम इसको पहले पढ़ते नहीं हैं, फिर आपको मतलब ऐसा नहीं कि हम ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं, हम साथ साथ ही पढ़ते हैं। इसलिए मेरे से कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है और थोड़ा मेरा आई हैव लाइक सब कॉन्शियस माइंड कि हम कुछ वर्ड को जो मेरे माइंड में चल रहा है वही पढ़ लेते हैं। तो उस गलती को आप इग्नोर करेंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक मतलब ताकि हम आगे बनाते रहें, ठीक है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लाइफ प्रोसेस। हाउ डू वी टेल, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ क्या है। और इट्स लाइक कि एक चीज़ तो आपको पहले पता होना चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस है। तो हम लोग ऑलरेडी पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लिविंग क्या होता है। लिविंग की प्रॉपर्टी है ग्रोथ करना, मेटाबॉलिज्म करना, प्लेस चेंज करना, हाइट इंक्रीज़ करना, मैनी मोर। और लेकिन ऐसे कुछ नॉन लिविंग भी होते हैं जो कि ग्रोथ कर सकते हैं, जस्ट लाइक डैट कि एक मान लेते हैं बालू का ढेर हो और कुछ और बालू हवाएं उड़ा के लाए वहाँ जमा कर दे तो उसमें भी ग्रोथ हो गया, पर वो नॉन लिविंग है फिर भी उसमें ग्रोथ हो रहा है। तो कहीं ना और जैसे एक मतलब मेटाबॉलिज्म एक मान सकते हैं कि बेस्ट डिफरेंस है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो सेल के अंदर प्रोसेस होता है, उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इट मीन्स कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट, मतलब फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सिर्फ लिविंग का एक तरीके की करेक्ट मतलब पहचान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, ठीक है, अ काउ chewing cud and a man shouting loudly on street, we know that these are living beings। हम देख कुत्ता दौड़ रहा हो, गाय जो है वो चबा रही हो, या एक आदमी चिल्ला रहा हो स्ट्रीट पे, तो हमें पता है कि वो लिविंग है। व्हाट इफ़ डॉग और अ काउ एंड अ मैन वेर अस्लीप। ऐसा क्या मतलब अगर वो सोया है तो क्या वो लिविंग है या नहीं, मतलब वो कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो लिविंग है, लेकिन अगर वो सोए हुए हैं तो फिर क्या कह सकते हैं। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट। हम फिर भी जानते हैं कि वो जिंदा हैं, पर कैसे। वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। हम देखते हैं कि वो ब्रीथ कर रहे हैं, मीन्स कि वो जिंदा हैं। व्हाट अबाउट प्लांट, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, बट what about the plant that have leaves of color other than green? They grow over the time, so we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think some sort of movement, either growth related or not, as common evidence of being living. अब प्लांट के बारे में है कि कैसे मानेंगे कि वो ज़िंदा है कि नहीं। कुछ बोलेगा हरा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हरा नहीं है, तो कैसे क्या वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा हो, लाइक ब्रांचेस हिल रहे हों, पत्ते गिर रहे हों, पत्ते हिल रहे हों, ठीक है, ऐसे कुछ रिलेटेड, ठीक है। फिर अब हम आगे पढ़ते हैं। एज कॉमन एविडेंस ऑफ बिंग लिविंग, बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज़ स्टिल अलाइव। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो विजिबली जो है वो ग्रोथ उनका नहीं दिख रहा है, फिर भी वो अलाइव हैं। सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो ब्रीथ कर सकते हैं, लेकिन वो उनका मूवमेंट जो है विजिबल नहीं है। ह्यूमन में तो विजिबल है, सांस लेते हैं तो हमारा जो है थोरेसिक एरिया वो अप एंड डाउन होता है, तो ठीक है। थोरेसिक एरिया इट्स किसको बोलते हैं, ये आदमी है तो ये वाला पार्ट जो है ये थोरेसिक हो गया, ठीक है। सो वी यूज़ विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लाइफ, बट इज़ नॉट इनफ।
अभी जनरली जब हमें अभी हम जिस क्लास का बुक पढ़ रहे हैं उसके अनुसार से तो ऐसा माना जाता है, मतलब हम लोगों का सोच वहीं तक है कि हाँ जो मूवमेंट दिख रहा वो अलाइव है, पर एक्चुअल में क्या है कि कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं फिर भी अलाइव हैं। तो हम जो है विजिबल मूवमेंट को जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ ये इनफ नहीं है। ओके, movement over some small scales will be invisible to naked eye. Movement of molecules, for example, in this invisible molecule movement necessary for life। बोल रहा है कि कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो कि स्मॉल स्केल पे होते हैं, जो हम अपने नेक डाई से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि कुछ मॉलिकुलर लेवल पे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, फिर उसमें बोलता है कि क्या ये इनविजिबल मूवमेंट जो है वो हमारे जैसे सेल के अंदर ही हो गया। सेल के अंदर आपने ऑलरेडी अगर सेल पढ़ा होगा, सेल के अंदर ही मान लेते हैं कि कुछ मतलब कुछ मॉलिक्यूल जो है बाहर निकला या कुछ मूवमेंट इन किया, तो ये मूवमेंट क्या नेसेसरी है हमारे लाइफ के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मूवमेंट ओवर स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू नेक्ड आई। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल, ओके इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस पूछ रहा है कि क्या ये इनविजिबल मॉलिक्यूल मूवमेंट नेसेसरी है लाइफ के लिए। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू अ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से येस। उनका अगर एक प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ, ये जो इंटर मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो मतलब इनविजिबल मूवमेंट जो है वो ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, एंड that is partially why they are controversy about whether they are truly alive or not। ओवरऑल इतना से हम लोग यही पढ़ पाए हैं कि अगर किसी लिविंग और नॉन लिविंग का बेस्ट डिफिनीशन देना हो तो हम मूवमेंट तो दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सा मूवमेंट तो होता है, एक्चुअली में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो हम देख नहीं सकते। इट मीन्स कि जो इनविजिबल मूवमेंट हो रहा है विद इन आवर बॉडी वो हमारे लाइफ के लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। उससे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है तो हम बोल सकते हैं मूवमेंट, तो वो अगर वो हमसे काउंटर क्वेश्चन पूछे कि अच्छा ये तो मूव नहीं कर रहा, कुछ भी एक एग्जांपल दे दे जो हम देखने में मूवमेंट नहीं लग रहा, तो आप बोल सकते हैं कि मूवमेंट उसमें भी हो रहा है बट इनविजिबल मूवमेंट है। ठीक है, फिर है वाई आर मॉलिक्यूल मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। What we seen in earlier classes that living organisms are well organized structure। ठीक है, हम लोग ऐसे अर्लियर क्लासेस में देख चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। दे कैन हैव टिश्यू हैव सेल हैव smaller compound in them and so on। Because of the effect of environment, this organized order of nature of living structure is very likely to keep breaking down over time। ठीक है, तो पहला इसमें एक ये क्वेश्चन भी होता है, मतलब कि सेल है, सेल मिल करके टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए है कि सेल बहुत सारे सेल रहेंगे, लेकिन जो यूनिसेलुलर है वो तो एक ही सेल का होगा। तो एक चीज़ तो ये पता चला जो कि क्लास 8 के बुक में हाईलाइट किया गया है, और ये कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ, मतलब लाइक बिंग सेल से क्या और क्या डिफिनेशन है टिश्यू के लिए। तो टिश्यू के लिए ये है कि जो सेल मिल के टिश्यू बन रहे हैं वो सिमिलर फंक्शन करेंगे, एक जैसा फंक्शन करेंगे। ठीक है, अगर फिर आगे बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी likely to keep
breaking down over time. If order break down, the organism will not longer alive. So living creature must keep repairing and maintaining their structure. Since all the structure are made of a molecule, this they must move molecule around all the time. ठीक है, ये जो ऑर्डर बना हुआ है, मतलब कि ये क्या होता है, विथ टाइम के रिस्पेक्ट में ब्रेक डाउन करता है, और इस ब्रेक डाउन को मतलब जो है मेंटेन करना पड़ेगा. अगर ये ब्रेक डाउन जो है इफ़ ऑर्डर ब्रेक डाउन, मतलब एक ऑर्डर में सारा सिस्टमेटिक वे में हमारे लिविंग विंग के अंदर काम होते रहता है. अगर ये ऑर्डर ब्रेक हो जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अलाइव नहीं रहेगा, वो मर जाएगा. लिविंग क्रिएचर मस्ट की प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर. जैसे हमारे बॉडी में सेल है, कुछ सेल्स जो होते हैं ऐसे मर जाते हैं. अगर मतलब हम अपने आप को स्पिंच भी कर रहे हों, तब भी कुछ ना कुछ सेल जो है वहाँ का वो मर जाता है. तो हमारे बॉडी को नए सेल को बनाना पड़ेगा ताकि ये मेंटेन कर सके इस स्ट्रक्चर को. और ये जो मेंटेनेंस है, अगर ये बीच में टूट जाए तो हम लोग जो है, मतलब इट मीन्स कि इफ़ हमारे बॉडी के सेल डेड होते जाएं पर नया सेल का फॉर्मेशन ही ना हो, तो एक टाइम आएगा कि हमारा बॉडी जो है डेड हो जाएगा. ठीक है, अब आगे, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस फॉर लिविंग. अब क्या मेंटेनेंस प्रोसेस है लिविंग बीइंग के लिए. द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग बीइंग मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी थिंग पार्टिकुलर, even when we are just sitting in class, even we are asleep, this maintenance job has to go on. जो हमारे एक लिविंग बीइंग का एक मेंटेनेंस होता है, जो एक साइकिल है, वो हमेशा प्रोसेस में होना चाहिए. अगर हम सोए हों, बैठे हों, कुछ भी कर रहे हों, स्पेसिफिक काम कर नहीं रहे हो या नहीं कर रहे हों, वो चलता रहेगा. ठीक है, ताकि हम लोग जिंदा रहें. ठीक है, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस. ये जो प्रोसेस होता है जो टुगेदर मेंटेन करता है इस जॉब को, उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं, लाइफ प्रोसेस. अब इसमें एक सिंगल काम तो नहीं हो रहा. जस्ट लाइक दैट हम लोग ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, तो सांस लेना. ठीक है, सांस ले रहे हैं तो हवा हमारे अंदर गई, फेफड़े में गई, वहाँ एल्वुलाई से जो है वो O2 इन किया, यहाँ से एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे एल्वुलाई होता है जो जहाँ पे रिस्पायरेशन, जहाँ से O2 अंदर बॉडी में इन करेगा और फिर ब्लड स्ट्रीम से CO2 बाहर गया. ठीक है, ये O2 अंदर आ रहा है. अब ये O2 वाले सारे जो सेल हैं, मतलब हेमोग्लोबिन के साथ जो 4 O2 लगे होंगे, जो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगे हैं, वो हर जगह हर बॉडी के हर पार्ट पे जा करके मतलब कंटिन्यूअस है. और ये सारा जो है प्रोसेस मतलब वो टुगेदर हो रहा है. इसमें एक इंडिविजुअल फंक्शन नहीं है, हर ऑर्गन का अपना अपना कुछ फंक्शन है और सब साथ में मिलकर हो रहा है. इसी को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन. क्योंकि ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो ज़रूरी है. जो डैमेज और ब्रेक डाउन हुआ है उसको प्रिवेंट, रोकने के लिए एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम. उसके लिए एनर्जी चाहिए. ठीक है, दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड. और ये जो हमारे बॉडी में मेंटेनेंस हो रहा है वो ज़रूरी है, हमारे बॉडी को बचाता है ब्रेक डाउन से, या फिर इस डैमेज को एक तरीके से रिकवर करके. उसके लिए एनर्जी चाहिए. ये एनर्जी जो है बाहर से हम लोग लेते हैं. ठीक है, कुछ और इंडिविजुअल बाहर से लेते हैं, जस्ट लाइक दैट एनिमल्स बाहर से लेते हैं, लेकिन प्लांट तो खुद बनाते हैं. देखते हैं, एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. सो देयर मस्ट बी अ process of transfer, a source of energy from outside the body of the organism which we call food. अब ये जो एनर्जी आया किस
प्रोसेस किस चीज़ से आया, फूड के तौर पे हम उसको लेते हैं, टू द इनसाइड, ठीक है, फूड के तौर पे उसको हम लोग लेते हैं। अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, और इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो नीड फ्रॉम आउटसाइड। अगर एक किसी का बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म का ग्रो करता है तो एडिशनल रॉ मटेरियल भी चाहिए जो कि हम आउटसाइड से लेते हैं। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड अपॉन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्स आर कार्बन ऑल्सो कार्बन बेस्ड। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिंस जो है लाइफ ऑन द अर्थ है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे ही डिपेंडेंट है। आप खुद देख लीजिए हम अपने बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया, सेल हो गया। सेल का जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, वो क्या है, लिपोप्रोटीन है, लिपिड प्लस प्रोटीन से बना है, ठीक है। वो भी प्रोटीन, ये सब भी कार्बन के ही मतलब एक तरीके से डेरिवेटिव्स हैं कुछ ना कुछ करके। वो दांत देख लेते हैं, दांत में भी जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो क्या कार्बन है। बोन देख लेते हैं, उसमें भी कैल्शियम सल्फेट होता है, कार्बोनेट कैल्शियम सल्फोनेट और कार्बोनेट दोनों होते हैं, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, मतलब ओवरऑल जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन डिपेंडेंट ही हैं। तो जो हम लोग फूड मटेरियल लेते हैं वो भी कार्बन बेस्ड ही होता है। डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेस, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अब डिपेंड अपॉन जो कार्बन का सोर्स किस अलग अलग तरीके से लेते हैं तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस को अपनाते हैं। जस्ट लाइक दैट कि अब क्या कार्बन पे ही डिपेंडेंट है, ट्री को ले लेते हैं, वो भी लेता है CO2। अब CO2 क्या हुआ, CO2 भी तो कार्बन है उसमें, उनका लेने का तरीका अलग है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हम खा रहे हैं ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, ये भी इसमें भी कार्बन है। तो हमारा डाइजेशन न्यूट्रिशन का प्रोसेस अलग है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। This source of energy therefore needed to break down or build up in the body and must be finally converted into uniform source of energy that can be used for various molecular movement needed for maintenance of living structure as well as to the kind of molecule the body needs to grow। अब क्या है कि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो अलग अलग होता है क्योंकि ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको नीड टू बी ब्रॉक डाउन, जो भी है मतलब जैसे, और बिल्डअप जस्ट लाइक दैट कि हम ग्लूकोज ले रहे हैं वो ब्रेक डाउन होगा, लेकिन वही कोई कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो वो बिल्डअप कर रहा है। इट मीन्स प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है वो बिल्डअप कर रहा है, मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। जो जिस तरीके से भी ले ले बाद में उसको एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। डैट कैन यूज़ फॉर वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। और वो जो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी बना लास्टली उसको जो है मेंटेन करने के लिए लिविंग स्ट्रक्चर के लिए वो ज़रूरी होता है, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल बॉडी नीड टू ग्रो, और हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए भी वो यूज होता है। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी इज़ नेसेसरी, और इसके लिए हमारे बॉडी में सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। जस्ट लाइक दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर इन सम ऑफ मोस्ट कॉमन केमिकल मीन टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल। उसमें से मोस्ट कॉमन क्या है, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। ऑलरेडी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है, तो आप बताइएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप खुद से रिकॉल कीजिएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या था। तो हमने एक एग्ज़ाम्पल ऐसे लिया था कि अगर ऑक्सीजन जुट रहा हो, ऐड हो रहा हो, या हाइड्रोजन जो है वो माइनस हो रहा हो, तो ये ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है।
और जस्ट अपोजिट अगर ऑक्सीजन जो है वो निकल रहा हो या फिर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा हो तो ये रिडक्शन होता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है हमारे बॉडी में भी। ठीक है, केमिकल मीन टू ब्रेक द मॉलिक्यूल जो है उसको ब्रेक डाउन के लिए। एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होता है। अब हम प्लांट ले लेते हैं। ठीक है, प्लांट जो है CO2 ले रहा है, CO2 ले रहा है और ये H2O के साथ जो है क्या ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है। इसमें क्या हो गया, C6H12O6, इसमें और ऑक्सीजन जुट रहा है तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और वही वाटर जो है, वाटर क्या बन रहा है, वाटर जो है O2 बन रहा है और इससे H+ जो है, H जो है वो निकल रहा है। तो अच्छा सॉरी, इसमें H जुट रहा है तो ये रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन जुट रहा है इसलिए ये रिडक्शन होगा, लेकिन वाटर से जो क्या है H आइटम निकल रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक तो हमने प्लांट में देख लिया कि हाँ क्या ऑक्सीडेशन क्या रिडक्शन। इसमें क्या हो गया है कि कार्बन का जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन एज a source from outside the body. This process of acquiring oxygen from outside the body and use in the process of breakdown of food source for cellular need is what we called respiration. ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए कि एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड एंड यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और हमारे पास जो फूड हम जो लिए उसको ब्रेक डाउन के लिए इस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी को रिस्पायरेशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को रिस्पायरेशन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा फूड इट मीन्स कि ग्लूकोज और उसके साथ ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये जो है एनर्जी देता है हम लोगों को। ठीक है, प्लस CO2 रिलीज़ करता है जो कि रिस्पायरेशन, यही रिस्पायरेशन है। एनर्जी आया ATP के फॉर्म में। ठीक है, और ATP एनर्जी का हम लोग यूज़ करके हमारे बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए तो चाहिए एनर्जी। ठीक है, और O2 जो है वो निकल जाता है रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू, यही रिस्पायरेशन है। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, no specific organism for taking in the case of single cell organism, no specific organism for taking in food, exchange of gas or removal of waste may be needed because the entire surface of organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of organism increases and body design become more complex? सिंगल सेल का अगर ऑर्गेनिज्म है तो क्या है, ज़रूरी नहीं है कि वो खाना ले मतलब कोई स्पेस। सिंगल सेल है, ऑफकोर्सली सिंगल सेल है तो वो ऑर्गन कब बनता है, सेल हो फिर टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। अब सिंगल सेल है तो वो टिश्यू ऑर्गन कहाँ से बनाएगा, तो वही बोल रहा है सिंगल सेल में जो है कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है खाना खाने के लिए या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली उनका इंटायर सरफेस जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इन्वायरमेंट से। बट अगर हम बॉडी साइज इंक्रीज़ कर रहा है द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल में not be in direct contact with the surrounding environment. The simple diffusion will not meet the requirement of all cell. अब जो सिंगल सेल हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, वो सिंपल डिफ्यूज़न यूज़ करते हैं जिससे उनका सारा काम हो गया। डिफ्यूज़न के थ्रू ही खाना ले लिए, बाहर निकाल दिए, रिस्पायर भी कर लिए, ओके डन। लेकिन जो मल्टी सेलुलर हैं हमारे जैसे हैं, क्या हमारा बॉडी का हर एक सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है? नहीं। तो हमारे लिए सिंपल डिफ्यूज़न तो
सारा जो हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरा कर पाएगा। वैसे सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। डिफ्यूज़न क्या होता है कि नॉर्मल एक प्रोसेस है जिसमें कि मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स वे में नहीं जाते हैं, ठीक है। रूट मतलब एक बॉडी है, एक सेल है, सेल में मान लेते हैं कि O2 है इसमें। अब ये O2 जो है बाहर निकल करके दूसरे मतलब ये ब्लड है, ब्लड ये वैन है, इससे O2 जो आया अलवली से ये अंदर सेल में जाएगा और सेल से CO2 जो है इधर जाएगा। यही जो प्रोसेस हुआ एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स, यही डिफ्यूज़न है। ये सेलुलर लेवल पे तो पॉसिबल है उनके लिए, उनको अगर सिंगल सेलुलर हैं तो, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर हैं तो सिंपल डिफ्यूज़न से काम नहीं चलेगा। डिफ्यूज़न फिर भी नेसेसरी है, लेकिन एक सिंपल डिफ्यूज़न से हमारा सारा नीड्स पूरा नहीं होगा। We have seen previously how in multicellular organism various parts have a specialized in function they perform. We are familiar with the idea of this specialized tissue with their organization in the body of organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and the oxygen will also the function of a specialized tissue. However, they poses a problem since food and oxygen are not taken up at one place of the body of organism while all part of body needed them. अब कॉम्प्लेक्स जो मल्टी सेलुलर हैं उनके बारे में बात हो रहा है कि बॉडी पार्ट जो है स्पेशलाइज्ड होता है, मतलब सबका अपना अपना फंक्शन है। ऐसा नहीं सांस लेना हमारा अगर फेफड़े का फंक्शन है, ठीक है, तो बाकी और भी जैसे डाइजेशन है वो अलग, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का अलग है। लेकिन हर एक बॉडी का जो हर एक सेल है उनको इन दोनों का चीज़ का ज़रूरत है, ऑक्सीजन का भी ज़रूरत है, एनर्जी का भी ज़रूरत है। इसी के बारे में बात कर रहा है कि जैसे फूड ले रहे हैं एंड ऑक्सीजन है, ऑल्सो द फंक्शन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सेल, ये सब ये स्पेशलाइज्ड सेल का ही काम होगा। कोई फूड लेगा, कोई ऑक्सीजन लेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आता है कि ये खाना जो ले रहे हैं या ऑक्सीजन ले रहे हैं ये तो एक प्लेस पे हो रहा है बॉडी के, मतलब कोई जो है खाना ले रहा है, कोई ऑक्सीजन ले रहा है, लेकिन हमारे बॉडी के सभी पार्ट को इन दोनों की ज़रूरत है, इनके अलावा और भी चीज़ें की, मतलब अभी इन दोनों को एग्जांपल ले रहे हैं तो ये दोनों की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो है दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हमारे इसी के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब समझ ही रहे हैं, जिनका काम है इधर से इधर ले जाना, ठीक है। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर सेल ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। अब जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है जिसमें कि कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है एनर्जी, जस्ट लाइक रिस्पायरेशन का ही ये बात कर रहा है कि हम लोग जो है वो ग्लूकोज लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और हम लोग क्या देख रहे थे, बाय प्रोडक्ट में CO2 बन रहा था एनर्जी के साथ, ठीक है। तो एनर्जी तो हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन ये जो बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हुआ ये यूजलेस तो है ही, साथ ही साथ हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी है। दिस वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्ड आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। और यही जो निकला बाय प्रोडक्ट जो हम अपने बॉडी में देख लें, जो फीकल मटेरियल होता है जो हम खाना खाए, ठीक है, वो डाइजेस्ट हो गया। जो अनडाइजेस्टेड है, जिसका यूज़ नहीं है, वो हमारे बॉडी में ही रह जाए तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारे बॉडी को पॉइजनस कर देगा। जस्ट लाइक अमोनिया वगैरह है, वो निकलता है यूरिन के थ्रू या फीकल मैटर के थ्रू। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है, तो इनका निकलना भी ज़रूरी है। और ये जो निकलता है हमारे बॉडी से,
इसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। अगेन इफ़ द बेसिक रूल फॉर बॉडी डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, ठीक है। अगर हम जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। मल्टी सेलुलर के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड, विच मीन्स दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल एंड दिस इज़ एक्सक्रेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन देख अभी तक हम लोग क्या ओवरऑल पढ़े, हमारे बॉडी में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसलिए उनके लिए हम हमारे यूज़ कर रहे हैं। उसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है स्पेसिफिक काम करने के लिए, लेकिन वो स्पेसिफिक काम से जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का जस्ट लाइक दैट रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के पास आया, खाना खाए तो जो एनर्जी मिला वो उससे ग्लूकोज हो जो है वो हमारे एलिमेंट्री मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में है। लेकिन इन दोनों का भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ऑक्सीजन कहीं डाइजेस्टिव को भी चाहिए, ऑक्सीजन जो डाइजेस्टिव सेल हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, और जो हमारे बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो और मॉलिक्यूल फैट या प्रोटीन ये सब निकला डाइजेशन से वो दूसरे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सेल हैं उनको भी चाहिए। तो इसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बाद पता चलता है कि अबे हमें एक एक्सक्रेटरी सिस्टम भी चाहिए, जिनका काम है कि ये जो बाय प्रोडक्ट बना जिसका जो यूज़लेस, कुछ तो हमारे लिए यूज़फुल जो प्रोडक्ट है तो हैं, जो बाय प्रोडक्ट बना जो हमारे लिए यूज़लेस तो हैं ही साथ में हार्मफुल हैं, उनको निकालने के लिए तो एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब आगे पढ़ते हैं, इतना तो हम लोग एक समरी पढ़ लिए हैं, अब आगे जो है ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे।